साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आपसे बात करेंगे और वो बात ये है कि क्या कोई लोन डिफॉल्टर धोखेबाज होता है? किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्टर बन जाता है तो कंपनियां या बैंकें उस व्यक्ति को, जिसका कि लोन डिफॉल्ट हुआ है, उसे एक नोटिस भेजती है जिसे BNS 316 और 318 के अंतर्गत आया गया नोटिस कहते हैं। और उस नोटिस की तर्ज पर कंपनियां जो है या बैंक जो है या वित्तीय संस्थान जो है व्यक्ति के खिलाफ एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट में, और वह कंप्लेंट फाइल होती है BNS 316 और 318 में। 316, 318 यह वही धाराएं हैं जो भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड में 420 और 406 थी। 316 अभी तक लोगों के दिमाग में पूरी तरह नहीं बैठ पाई है, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर एक शब्द माना जाता है कि वो आदमी 420 है। ये टाइटल वर्ड होता है कि वो आदमी 420 है। अब 420 कहने का मतलब क्या हो गया? तो हर व्यक्ति के दिमाग में ये बात फिट हो चुकी है कि वह व्यक्ति धोखेबाज है। अब ऐसी स्थिति में जब 420, 406 का स्थान 316 और 318 BNS में आ चुका है, तो क्या यदि आपको कोई नोटिस आया और उस नोटिस में यह लिखा गया है कि आपने BNS 316, 318 के अंतर्गत अपराध किया है, आपने चीटिंग की है कंपनी के साथ, तो हमारे दिमाग में यह बात घर कर जाती है कि हम धोखेबाज हैं। जब हमारे लोन की EMI बाउंस होती है और EMI बाउंस होने पर हमें रिकवरी एजेंट के कॉल आते हैं। वैसे तो मैंने एक बात कही है तमाम लोन डिफॉल्टर साथी से जो किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से परेशान है कि आपको किसी भी एरे गेरे नत्थु खेरे उन रिकवरी एजेंट के जो अपना नाम, अपना ID नहीं बता सकते हैं, उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बावजूद जब आप उन्हें फोन करते हो तो वह आपसे उलझलूल भाषा में बात करते हैं और बातों में कोई तहजीब नहीं होती है। और जब रिकवरी एजेंट होम विजिट करते हैं तब आपके दिमाग में ये बात भर जाती है कि, और मतलब उनके द्वारा पूरी तरीके से माहौल बना दिया जाता है कि आप अपने आप में गिल्टी फील करते हैं और मन ही मन ये सोचने लगते हैं कि मैं धोखेबाज हूं, मैं एक लोन डिफॉल्टर हूं, ये मेरी गलती है कि मैंने लोन लिया और EMI का भुगतान नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मैं धोखेबाज हूं। तो आज का टॉपिक इसी पर, क्या लोन डिफॉल्टर धोखेबाज होते हैं? क्या लोन डिफॉल्टर के खिलाफ धोखेधड़ी के मुकदमे चलने चाहिए? इन्हीं मुद्दों पर आज हम बात कर रहे हैं। साथियों, एक आम इंसान की बात करें या बड़े बिजनेस टाइकून की, दोनों में अंतर क्या है? बिजनेस टाइकून अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, अपने बिजनेस की तरक्कियों में को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास फंड होता भी है ना, तो भी वो लोन लेते हैं। भर पाए तब तक भरते हैं, कंपनी लॉस में चली जाए, इंसॉल्वेंसी में चले जाते हैं और इन मामलों से बाहर निकल भी जाते हैं। हजारों हजार करोड़ के लोन लेकर कई बिजनेस टाइकून इस देश से बाहर चले गए, जो प्रत्यर्पण संधि में आज भी आने का इंतजार कर रही है भारत सरकार कि उन लोगों को वापस लाया जाएगा। लेकिन क्या उनको लाने से वो राशि रिकवर हो जाएगी? चलिए, मुद्दा आज ये नहीं है, मुद्दा आज इस चीज का है कि आप में और उनमें क्या अंतर है। उन्होंने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, या कहो कि अपने मौज शौक के लिए, या कहो कि चिटिंग के आशय से लोन लिया हो, नहीं लिया हो, हम नहीं जानते, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो मिडिल क्लास पर्सन है, जो
लोअर मिडिल क्लास है। ये बात ध्यान रखना, 50-60 लाख 1 करोड़ तक के लोन, ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की बात ही है, समझ लेना। अगर आपके करोड़ 2 करोड़ के लोन है तो कोई बड़े बिजनेस टाइकून नहीं हो गए आप, इतना ध्यान रख लीजिए। अब आपने लोन लिया, आपने अपनी छोटी सी बिजनेस को डेवलप करने के लिए लोन लिया, आपने अपने घर के लिए लोन लिया, आपने अपने 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे लोन लिया, आपने पर्सनल बिजनेस लोन, पर्सनल अनसिक्योर्ड लोन, क्रेडिट कार्ड लिए। अब ये सारे जब लोन लिए ना, आपकी मंशा इन लोन को चुकाने की थी। आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है ना, जिसने, वो वीडियो जरूर देख लेना। हाँ, मैं लोन डिफॉल्टर हूं। यदि आपके मन में कोई गिल्टी होगी ना, वो खत्म हो जाएगी। अब लोन की ईएमआई को चुकाने के लिए आप प्रतिबद्ध थे और आप लोन की ईएमआई को चुका रहे थे, किंतु कुछ हालात ऐसे हुए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, किसी की जॉब चली गई, किसी के घर का जवान बेटा या उस घर का जो आसरा था वो चला गया, किसी के बिजनेस में आग लग गई। ढेरों कारण हो सकते हैं, ढेरों कारण, जिसमें नोटबंदी और जीएसटी भी शामिल है, क्योंकि उसके दूरगामी परिणाम लोग आज भुगत रहे हैं। उस समय तो उन्होंने किसी तरह खुद को मैनेज कर लिया, लेकिन उसके दूरगामी परिणाम लोग आज भुगत रहे हैं। और जब किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात से जब किसी आम व्यक्ति का लोन डिफॉल्ट होता है ना, उसके दिल पे क्या गुजरती है ये वो इंसान ही जानता है। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास और एक भरोसा होता है कि मैं इस तनाव से बाहर निकलूंगा, मैं फिर अपने इतिहास को बदलूंगा और मैं वापस शीर्ष पे जाऊंगा। और यही सोच के कि मेरी सिविल स्कोर खराब नहीं हो, मेरे सामाजिक प्रतिष्ठा पे कोई असर नहीं आए, मेरी परिवार वालों की नजर में मैं गलत साबित नहीं हो जाऊं, लोन पर लोन लेकर ईएमआई का भुगतान करने के चक्कर में कब मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के दलदल में इंसान धंस जाता है, मालूम ही नहीं पड़ता है और इंसान हैरान परेशान हो जाता है। हम कोई अभिमानी टाटा बिरला नहीं है, या हम वो लोग नहीं जो करोड़ों का लोन लेकर देश छोड़ के चले जाए। हम वो आम लोग हैं जिनमें ढेरों के पास पासपोर्ट तक भी नहीं है। अब बात जब यहां तक की आ गई तो वह इंसान कैसे धोखेबाज होगा? वह इंसान कैसे धोखेबाज होगा जो पहले 4 लोन की ईएमआई लगातार टाइम पे दे रहा था, 10, 15, 20, 50 ईएमआई पे कर चुका है, और उन लोन की ईएमआई को चुकाने के लिए दूसरे लोन लेकर वो उन लोनों को चुकाता रहा, तो वह कैसे धोखेबाज हो गया? क्योंकि वह सोच रहा था मैं इन चीजों से बाहर निकलूंगा, किसी न किसी तरीके से, आज नहीं तो कल मेरी परिस्थितियां अच्छी होंगी। लेकिन वही सिविल का चक्कर, परिवार को मालूम न पड़ जाए, आर्थिक परिस्थितियां, आर्थिक प्रतिष्ठा, सामाजिक प्रतिष्ठा खराब नहीं हो, भविष्य में मुझे बैंक लोन नहीं देगा, क्रेडिट कार्ड नहीं होंगे, मैं जीवन के सपने कैसे पूरे करूंगा? और उन्हीं दुर्गामी चीजों को सोचते सोचते वह लोन लेकर ईएमआई भरता गया और मल्टीपल लोन डिफॉल्ट का शिकार हो गया। ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यक्ति किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से अगर लोन की ईएमआई का भुगतान नहीं कर पाता है तो वह क्राइम कंसीडर नहीं करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात पे अपनी तरजीह दी है कि अपने परिवार के पालन पोषण की पहली जिम्मेदारी है व्यक्ति पर, लोन चुकाना दूसरी जिम्मेदारी है। इसीलिए यदि आपको बीएनएस 316, 318 के नोटिस आते हैं, उन नोटिसों का आप जवाब दे सकते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नजीर और कई राज्यों की नजीरें हैं इस बारे में कि कोई व्यक्ति यदि किन्हीं परिस्थितियों से यदि लोन का डिफॉल्ट कर जाता है तो वह क्राइम कंसीडर नहीं करता है। क्राइम कंसीडर तब होगा, अपराध तब होगा जब उसका इंटेंशन, उसका आशय जो था वह धोखाधड़ी का था। उसने अपना आधार कार्ड नहीं दिया, किसी और का आधार कार्ड दिया, उसने फर्जी पैन कार्ड बनाया, उसने फर्जी प्रॉपर्टी दिखाई और लोन लिया और फिर बदमाशी की, फर्जी गारंटर बनाया। इस प्रकार का यदि कोई व्यक्ति एक्ट करता है तो वो क्राइम है। लेकिन विषम परिस्थिति और आर्थिक हालात से दबकर यदि कोई व्यक्ति लोन डिफॉल्ट करता है
तो वह क्राइम कंसीडर नहीं होता है साथियों, वह क्राइम कंसीडर नहीं होता है। लेकिन ये रिकवरी एजेंट की एनबीएफसी कंपनी आपके दिमाग में ठूस देती है ये बात कि आप धोखाधड़ी करने वाले हो, आप विलफुल डिफॉल्टर हो। मैं कहना चाहता हूं खुले प्लेटफॉर्म से, आज तक किसी मेरी जानकारी के अनुसार आज तक किसी एनबीएफसी कंपनी द्वारा किसी एक व्यक्ति को भी विलफुल डिफॉल्टर घोषित नहीं किया गया है। केवल सिविल स्टेटस में लोन राइट ऑफ लिख देना, सिविल सूट फाइल लिख देना या फिर विलफुल डिफॉल्ट लिख देने से कोई व्यक्ति विलफुल डिफॉल्टर नहीं बन जाता है। लेकिन ये सोचते हैं कि हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा खराब होगी, मैं लोन के दलदल में डूबा हूं, लोगों को मालूम पड़ेगा क्या होगा। मैं कहना चाहता हूं कि पिछले 1 साल के अनुभव मैं साझा करूंगा 10 नवंबर 2025 को लाइव में आप साथियों के साथ कि कितने साथी हमारे इस लोन के दलदल से निकले और इस लोन के दलदल से निकलकर उन्होंने अपने जीवन को वापस शुरू किया। इस दिवाली पर ऐसे कई साथियों के गिफ्ट हमें प्राप्त हुए जो चाहते तो हमें बात भी नहीं करते। ये मोहब्बत है उनकी। इसीलिए साथियों मैं आपको ये कह रहा हूं कि कंपनियों के बीएनएस 316, 318 के क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने के नोटिस आ जाने मात्र से या कोर्ट में बीएनएस 316, 318 पर कॉग्निजेंस लिए जाने मात्र से आप न तो धोखेबाज बन जाते हैं न विलफुल डिफॉल्टर बन जाते हैं। बस आपको यह जानना होगा कि आप जिन कारणों से लोन डिफॉल्ट किया है वह विषम परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों के कारण आप लोन डिफॉल्ट हुए। साथियों, यदि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से यदि आप मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हैं तो चिंता न करें सामाजिक प्रतिष्ठा की, चिंता न करें आर्थिक हालातों की, चिंता न करें परिवार की, चिंता न करें कि 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग किसी इंसान को अच्छा तभी कहेंगे जब वो इंसान 4 कंधों पे सवारी करे। समझ गए होंगे आप 2 शब्दों में, यानी कि आदमी अच्छा था यह सुनने के लिए इंसान जीवित ही नहीं रहता है, वो जब 4 कंधों पे जाता है तब कहा जाता है कि इंसान अच्छा था। और दूसरी बात, किस परिवार की बात कर रहे हैं आप, किस समाज की बात कर रहे हैं? उस समाज की बात कर रहे हैं ना जिस समाज में कई ऐसे सक्षम लोग हैं जो आपको सहारा देकर आपको बाहर निकाल सकते हैं। किन रिश्तेदारों की बात करते हैं? उन रिश्तेदारों की जिनके कांटेक्ट में फोन चला गया तो उनको मजा आता है और आपको कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं, अरे दम है तो वो फटकार दे। और दूसरी बात, जब इंसान ऐसे दलदल से बाहर निकलता है ना, जब इंसान ऐसे दलदल से बाहर निकलता है तो अपनी कहानी खुद लिखता है। और दिमाग में ये तनाव कभी नहीं लाना कि लोन सेटलमेंट करेंगे तो भविष्य में लोन नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा हमारी जयपुर, अजमेर, दिल्ली, गुरुग्राम, कोटा, इंदौर की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी हमारी, जिसमें कई साथी बैठे हुए थे और उन्हीं साथियों में से किसी एक को बुलाकर मैंने खुद अपनी सिविल स्कोर खोल के लोगों को दिखाया था कि देखिए कि मेरा लोन कब लिया था 2003 में, सेटलमेंट कब किया 2016 में, और उसके बाद 30 से अधिक लोन ले लिए। जब आपका वक्त अच्छा होता है ना, कहा जाता है जब इंसान का वक्त अच्छा होता है तो सारी परिस्थितियां सारे पासे फिट बैठते हैं। लेकिन आप बस इन तनावों में आ जाते हो कि मैंने लोन लिया है, मैंने धोखाधड़ी कर ली है, मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा का क्या होगा। मत चिंता करो, आप मत भूलो कि महानायक अमिताभ बच्चन के पास भी एक ऐसा वक्त आया था जो इन्होंने एक प्रोग्राम में सार्वजनिक किया था कि धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि इसे कुछ मदद कर दो, और उन्होंने कहा था यदि वो मदद करते तो मेरे सारे तनाव दूर हो जाते। लेकिन मैंने उन्हें ना कहा, उन परिस्थितियों से बाहर निकला। महानायक यूं ही नहीं कहा जाता है, कुछ सीखने का उनसे भी मिलता है। उन्होंने कहा था कि मेरे घर पर सरकार के नोटिस चस्पा हो गए थे, ठीक है ना। हमें प्रेरणा लेनी है इन्हीं चीजों से। और साथियों, ये वक्त है और ये वक्त गुजर जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए। और मैं तो एक बात कहता हूं कि हमारी संस्कृति के अंदर भी जो हमारे आराध्य हैं भगवान श्री राम, अगले दिन सुबह जब उनको मिलने वाला था राजमुकुट,
तो मिला क्या? वनवास। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता कारावास में रहे, उनका जन्म भी कारावास में हुआ। अपने माता से पृथक रहकर उन्होंने अपना जीवन निकाला। तो सोचिए, जब हमारी संस्कृति में भगवान तक को तकलीफ है तो हम तो इंसान हैं। तनाव मत लीजिए। हमारे कई ऐसे साथी जो पॉजिटिव कमेंट करते हैं और इस लोन के दलदल से बाहर निकले। करीब 8,500 से 9,000 लोन सेटलमेंट लेटर जो हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे मौजूद है, वो इसी का प्रमाण है, इसी का साक्ष्य है। बस डरे नहीं, घबराए नहीं, जीवन के प्रति बुरा न सोचे। सोचे जब आपके रहते हुए आपके परिवार के साथ ये त्रासदी हो रही है, ये तकलीफें उनको उठानी पड़ रही है, कल अगर आप सोचते हो कि मैं चला जाऊंगा तो उनका क्या होगा, उन नन्हे मुन्ने बच्चों का क्या होगा, उन बुजुर्ग माता पिता का क्या होगा। मत सोचिए, मन में बिल्कुल भी गलत तनाव मत लाइए, क्योंकि लोन डिफॉल्ट का चक्रव्यूह सिर्फ 9 महीने के लिए रहता है और 9 महीने आपको एक्टिव रहना है। दूसरी बात, ब्रह्मास्त्र है ना, यदि आप विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों के चलते लोन डिफॉल्ट के शिकार है, बिल्कुल न माने कि आपकी कोई गलती है। लोन डिफॉल्ट हो चुका है या होने वाला है, प्रायर नोटिस बनाइए। कंपनियों को रजिस्टर्ड पोस्ट बंद हो गया, स्पीड पोस्ट से भेजिए। रिकवरी एजेंट परेशान करते हैं, उनके लिए इंटीमेशन लेटर बनाइए, रिकवरी एजेंट नोटिस बनाइए। आरबीआई गाइडलाइन के साथ साथ एडवोकेट नरेंद्र जोशी की जो इंपॉर्टेंट गाइडलाइन वीडियो है उसको जरूर देखिए। सेक्शन 25 का नोटिस आया है। कई लोग कहते हैं कि सेक्शन 25 के नोटिस का जवाब नहीं दिया जाता है। हम कहते हैं कि जवाब ऐसा जाता है कि कोई केस टिक नहीं पाता है। 138 का नोटिस आया, जवाब दीजिए। बीएनएस 316, 318 सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के ढेरों जजमेंट है जिनके आधार पर आप जवाब दे सकते हैं। आर्बिट्रेशन, वैसे ही कंपनी फर्जीवाड़ा करके आर्बिट्रेशन करती है, तनाव लेती क्यों? हम कहते हैं ना, घर से एक चम्मच उठा के दिखाए। जब हम आर्बिट्रेशन पे आपत्ति देते हैं तब फर्जी आर्बिट्रेशन में तनाव लेने की जरूरत नहीं साथियों, तनाव लेने की जरूरत नहीं है। बस अपने लीगल नॉलेज को एम्पावर करें, अपना नॉलेज अपडेट करें। दिन के 3 से 4 वीडियो एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल के देखते जाए। आशुजी अग्रवाल द्वारा काफी अच्छी जानकारियां डाली जाती है। व्हाट्सएप चैनल पे एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट पे 3,000 से अधिक मेंबर उसमें जुड़ चुके हैं, उसमें जुड़िए। किसी लीगल एक्सपर्ट के लिए आपके पास फीस नहीं है, 1-2 लोन ही है। कैसे करें? एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। सारे नोटिसों के ड्राफ्ट बने हुए हैं और अगर कॉल बुक में है भी, लीगल सपोर्ट में है भी, तो भी चैनल ज्वाइन करने का फायदा खुद देख सकते हैं कि जिन कंपनियों के लोन आपके हो कितने मामूली % में सेटलमेंट हो जाते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप को गिल्टी मानना छोड़ दीजिए और कोई एरा गेरा नत्थु खेरा रिकवरी एजेंट आपके घर पे आके आपकी बैंड बजाए ना, तो एडवोकेट नरेंद्र जोशी की गाइडलाइन रिकवरी एजेंट नोटिस के साथ में 43 वीडियो का बल्कि वीडियो भेजिए और कहिए आ जाना, वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे बात होगी। तनाव लेने की जरूरत नहीं है। इतने वायरल हुए हैं कि आज कोई रिकवरी एजेंट किसी के घर जाने से डरता है। साथियों, किसी लीगल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर इतनी जानकारियां साझा की गई है, एक प्रत्येक व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। इसके बावजूद यदि आपको लगता है कि किसी मैटर में आप हमसे बात करना चाहते हैं, लीगल सपोर्ट की बात करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे जो नंबर दिख रखा है ये हमारे ऑफिस का नंबर है। केवल लीगल सपोर्ट लिख के व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई आ जाएगा। और तमाम साथी जो मुझसे जुड़े हुए हैं वह जानते हैं, सोमवार से शनिवार शाम 6 से 9 और दिन में केवल एक मिस कॉल पर व्हाट्सएप फैसिलिटी आपके लिए एडवोकेट नरेंद्र जोशी की है, जिसने सदैव कोशिश की है कि आपके लिए कुछ बेहतर और अच्छा कर पाए। साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर 10 नवंबर 2025 को लाइव जुड़ना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि 10 नवंबर 2025 को हम कुछ सक्सेस स्टोरी आपके सामने पेश करेंगे जो आपको एक मिसाल देगी। इसी के साथ अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत और जय मेवाड़।
साथ में कहूंगा कि प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब चैनल मेंबरशिप का लिंक है, उसको जरूर क्लिक करके देखें। थैंक यू सो मच।